हेलो गाइज़, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। मैं अमन मिश्रा आपके समक्ष एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूं जो ना कि सिर्फ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, वो एज अ सिटीज़न भी हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्या है इशू, पहले चलिए हम उसे देखते हैं। भारत 1900 से जो ओलंपिक शुरू हुआ है और आज 2024 है, इतने सालों में भारत ने सिर्फ 41 मेडल जीते हैं। ओवरऑल मेडल की मैं बात कर रहा हूँ, ना सिर्फ गोल्ड सिल्वर नहीं, सिर्फ 41 मेडल ओवरऑल भारत ने जीते हैं। ठीक है। और दूसरा ये हम देखेंगे ओलंपिक, जो कि इतना बड़ा स्टेज प्रोवाइड करता है अपने आप को प्रेजेंट करने का, अपने आप को एक अलग डायनेमिक्स में एक अलग तरीके से प्रेजेंट करने का, हम वहाँ पर क्यों अंडर परफॉर्म कर जाते हैं। तो सबसे पहला जो वीडियो का पार्ट है, हम रीज़न्स को समझते हैं। पहला रीज़न जो है लैक ऑफ मनी। जी हाँ, हम स्पोर्ट्स में पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। अगर हम कभी खर्च कर भी देते हैं तो हम इस तरह से संसद में उसे गिनवाते हैं जैसे हमने न जाने कितना बड़ा कुछ इन्वेस्ट कर दिया हो। दूसरा हो सकता है कि इंडिया में स्पोर्ट्स कल्चर एब्सेंट है। आप आज भी गाँवों में, कस्बों में ये चीज़ सुनोगे, अपने घर में सुनते होगे कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। हाँ, ये मेंटालिटी है, बेसिक एक एवरेज इंडियन का यही मेंटालिटी है कि स्पोर्ट्स में कोई फ्यूचर नहीं है, आप क्यों खेल रहे हो, आप आराम से बैठकर पढ़ाई करो, स्पोर्ट्स से कुछ नहीं होता। तो ये स्पोर्ट्स कल्चर, इंडिया में कोई स्पोर्ट्स कल्चर नहीं है, कोई प्रोत्साहित नहीं करता आपको कि आप जाओ खेलो और इसमें भी फ्यूचर है। पापा को क्या बोलूं? मैं उन्हें क्रिकेट के बारे में नहीं बता सकती। तीसरा है कि इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। आप बहुत सारे न्यूज़ देखोगे, अलग अलग जगह के खिलाड़ियों को के इंटरव्यू को आप देखोगे, किसी को खेलने के लिए टर्फ नहीं मिलता, किसी को खेलने के लिए अगर बैडमिंटन है तो उसका क्वालिटी ख़राब है, कॉर्क नहीं है, ग्राउंड की अच्छी क्वालिटी नहीं है, ग्राउंड को प्रॉपर मैनेज नहीं किया जा रहा है। ये तीसरा, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। एथलीट्स की आज भी, हमारे जो खिलाड़ी हैं आज भी उनकी यही हालत है कि वह जनरल बक्सों में जब डिब्बों में जाते हैं, टॉयलेट के सामने बैठते हैं, टॉयलेट में उनका सामान होता है। जब वो जाते हैं खेलने तो ऊबड़ खाबड़ मैदानों पर खेलते हैं, खाने के लिए ढंग से मिलता नहीं, डॉर्मेट्री में रहते हैं, टॉयलेट के सामने खाना बनता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि पॉलिटिसाइजेशन और करप्शन। जैसे अभी हमने पिछले साल देखा, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखा रेसलिंग फेडरेशन में, जो उसके प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ सारे रेसलर्स ने, मतलब और अलग अलग स्पोर्ट्स के लोग जो उन्होंने प्रोटेस्ट करा। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है किस तरह से ये पूरा तंत्र करप्ट हो चुका है और किस तरह से हम ब्यूरोक्रेट्स को, पॉलिटिशियंस को इस जगह पर आकर बिठा देते हैं, इन जगहों का प्रेसिडेंट और अध्यक्ष नियुक्त कर देते हैं, जिन्हें खेल से मतलब नहीं होता, उन्हें बस अपने वर्चस्व को मेंटेन करना रहता है। ठीक है, तो ये चौथा कारण हुआ। अब जो अगला है, जैसे हम देखते हैं कि डेवलपमेंट, नेगेटिव डेवलपमेंट क्या कर रहे हैं ना, आजकल पार्क को बिल्डिंग्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो भी ग्राउंड आप पहले देखते थे आपके घर के आसपास, हम सब जब बच्चे थे जहाँ पर खेलते थे, आज वो सारे ग्राउंड बड़े बड़े बिल्डिंग वहाँ बन चुके हैं। लोग खेल को प्राथमिकता दे ही नहीं रहे हैं। तो बच्चे अगर खेलेंगे नहीं तो कहाँ से ओलंपिक में मेडल ला पाएंगे। जी। चौथा है लैक ऑफ मीडिया प्रमोशन। जी, आप देखते हो कि अगर भारत में क्रिकेट होता है तो क्रिकेट को तो पूरे बढ़ चढ़ कर दिखाया जाता है, पर अगर फुटबॉल की मैच चल रही है, टेनिस का मैच चल रहा है, हॉकी का मैच चल रहा है, तो एज एवरेज इंडियन ये हम सब में है। आई फील बैड कि मुझे जेवलिन थ्रो के बारे में नहीं पता था कि ऐसा भी कोई गेम होता है ओलंपिक में। मुझे भी जब नीरज जी जीता, दैट इज व्हेन आई आल्सो गॉट टू नो अबाउट कि एथलेटिक्स में ये एक गेम भी है। मुझे नहीं पता था। ऑफ कोर्स, अब आप नॉलेज अभी होगी जब आप देखेंगे ना। हमें बहुत कम लोगों में, हम में से बहुत कम लोग होंगे जिन्हें पता होगा कि भारत में फुटबॉल टीम के जितने भी फुटबॉल टीम होते हैं, पूरे के पूरे मेंबर्स का नाम हमें नहीं पता रहता है। पूरे पूरे हॉकी के टीम मेंबर्स का नाम, किसी टेनिस के 5 मेंबर्स का नाम आप बता दो, आपको नहीं याद होगा। तो ये है, ये सबसे बड़ा इशू यही है कि मीडिया कवरेज नहीं मिलता है उन्हें। ठीक है, तो ये सारे रीजंस हो गए। अब हम एक अभिनव बिंद्रा जो 2008 में पहला गोल्ड मेडलिस्ट हैं जो भारत के ओलंपिक में, उन्होंने ये कहा कि मनी इज़ नॉट गोइंग टू गेट यू मेडल्स, इट्स नॉट अ वेंडिंग मशीन। Winning medals is not putting a coin into a vending machine. आप इसको अपने आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं कि सिर्फ पैसा दे देना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। एक वो वेंडिंग मशीन नहीं है कि भैया पैसा दिए और पता चला बाहर निकला एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन।
नीरज चोपड़ा पैसे के कारण ही नीरज चोपड़ा नहीं बना है। बहुत सारा चीज़ लगता है एक स्पोर्ट्समैन को एक सफल स्पोर्ट्समैन बनाने में। तो एक प्रॉपर कल्चर को आपको डेवलप करना पड़ेगा, ग्रास रूट लेवल पर आपको काम करनी पड़ेगी। तो अगर हम इसी क्रम में अगर हम केस स्टडी देखें कि अगर चाइना यूएसए ये सब कंट्री बहुत ज़्यादा आगे अच्छा कर पा रहा है, तो क्या कारण है? तो हम कुछ पॉइंट्स में उसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चाइना में स्पोर्ट्स स्कूल का कल्चर है। जैसे बच्चों को मैंडेटरी स्पोर्ट्स स्कूल में एडमिशन लेना ही पड़ता है, उन्हें मतलब वहाँ का पार्ट बनना ही पड़ता है, पहला। दूसरा, वो स्पोर्ट्स को एज मतलब एक फ्रंट देखते हैं अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। 是既然去参加，肯定是要争取做最好的成绩。 उसको एज अ कंपटीशन देखते हैं, देश की बात हो रही है। तो वो जैसे सैनिक मेहनत करता है बॉर्डर पे, उसी तरह स्पोर्ट्समैन भी उन कंट्री में इस तरह से मेहनत करता है कि मैं भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपने देश को, मैं भी एक सैनिक हूँ। तो इस विचारधारा, इस मेंटालिटी के साथ वो स्पोर्ट्स खेलते हैं और इसीलिए वो इतने मेडल लेकर आते हैं, 70-80 मेडल सब लेकर आते हैं एक ओलंपिक में। जी। तीसरा, वो वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन है। जैसे सीधा गवर्नमेंट कंट्रोल करता है इस तंत्र को, स्पोर्ट्स को भी गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। ये नहीं कि इंडिविजुअल लेवल पे है, स्टेट छोटे लेवल पे आप अपना खेलो, अपने से टीम लाओ, नहीं। ये गवर्नमेंट का प्रॉपर पॉलिसी चलता है और उन्हें जिस तरह से देश में सैनिक चाहिए उसी तरह उन्हें स्पोर्ट्समैन भी चाहिए रहता है अपने आप को उस फ्रंट पे रिप्रेजेंट करने के लिए। जी। I was in America, Kansas 1 year. The way they are connected, छोटी-छोटी जगहों से. There was one guy, huge, 13 years old. He was brought to the center at Kansas. The way he has mass and height, we might make him something good in sports. उसको सेंटर में ले आया. In 1 year, I met him again. He was 13-14. They had changed him. चौथा पॉइंट ये भी हो सकता है कि प्रॉक्सी वॉर। जी, प्रॉक्सी वॉर का कल्चर उधर कि आपने सुना होगा कि यूएसए और रशिया में प्रॉक्सी वॉर चल रहा था, उसी तरह ये एक्चुअल आपको दिख नहीं रहा है, पर स्पोर्ट्स के थ्रू भी वो अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं। तो ये वर्चस्व की लड़ाई है और वर्चस्व की लड़ाई के लिए उन्हें लगता है कि चलो, इसलिए वो स्पोर्ट्समैन को मतलब ट्रेन करके रखते हैं। तो ये अगर हम चाइना का केस स्टडी देखते हैं तो हमें समझना चाहिए, अब हमें ये देखना चाहिए कि भारत को क्या करना चाहिए। ये आप लिख सकते हो अपने वे फॉरवर्ड में, आंसर्स में ये लिख सकते हो, सोल्यूशंस में ये लिख सकते हो। पहले आप रीजंस दे दोगे, एक केस स्टडी समझा दोगे, चाइना का कुछ पॉइंटर ये आप समझा सकते हो। फिर यहाँ पे आप समझा सकते हो कि कैसे इसका वे फॉरवर्ड क्या है। तो जल्दी हम वे फॉरवर्ड देख लेते हैं कि एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। बिल्कुल, देश के अंदर एक एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, सारे स्पोर्ट्स फैसिलिटी मिलनी चाहिए। दूसरा हो सकता है इफेक्टिव लेजिस्लेटिव बैकिंग। एक कानून बनना चाहिए कि भैया आपको अगर स्पोर्ट्स खेलना है तो ये सुविधाएं आपको मिलेगी, अगर आप नहीं खेल पा रहे हो तो आप, जैसे राइट टू एजुकेशन है ना भाई, पढ़ाई के लिए आपने कानून बना रखा है ना, उसी तरह स्पोर्ट्स के लिए जैसे राइट टू स्पोर्ट्स बना लो, जिसको भी बच्चे के लिए खेल भी ज़रूरी है। आप ये अपने पार्लियामेंट से ये चीज़ कह दो, खुद ही ये कल्चर डेवलप हो जाएगा। उसके बाद ये हो सकता है कि एक प्रॉपर मॉनिटरिंग होना चाहिए इस चीज़ का। फिर ये हो सकता है आपका कि स्पोर्ट्स अवेयरनेस, आप अवेयर करो लोगों को कि भैया खेलो और देश के लिए मेडल लाओ, आप ये काम कर सकते हो। जी। सबसे बड़ा जो सबसे डर रहता है स्पोर्ट्समैन का कि फ्यूचर में वो क्या करेंगे, तो डुअल करियर का आप चीज़ ला सकते हो कि आप स्पोर्ट्स भी खिलवा रहे हो, साथ साथ जो बेसिक एजुकेशन है आप वो भी प्रोवाइड करवा पा रहे हो, कि जिसके कारण वो किसी कारण से अगर फेल होते हैं, अगर फेल नहीं भी वो आगे अगर फ्यूचर दूसरा ऑप्शन तलाशते हैं तो उनके पास ऑप्शन रहे। जी। उसके बाद है ये सिर्फ पॉलिसी नहीं होना चाहिए, भारत में बहुत सारे ऐसे पॉलिसी हैं स्पोर्ट्स को लेकर, जैसे नीति आयोग का खेलो इंडिया प्रोग्राम है, उसका गोल था कि 50 मेडल तो कम से कम लाने हैं ओलंपिक में, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पॉलिसी आपको मिल जाएंगे, बस उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। जो भी नीचे लेवल पे अधिकारी हैं, चाहे डीएम हो गया, चाहे कोई भी अधिकारी, उनको पता रहना चाहिए ना कि स्पोर्ट्स कितना इंपॉर्टेंस है। अगर उन्हें ही नहीं पता होगा तो वो क्या ही प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो ये सारे कुछ ऑप्शंस हो गए। अब हम प्रीलिम्स के लिए भी देख लेते हैं कि जैसे इस साल का जो पेरिस ओलंपिक था, पेरिस ओलंपिक से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले ये 33 नंबर का ओलंपिक था, 33rd ओलंपिक था, ओके। अब टोटल मेडल्स इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं? 6 मेडल जीते हैं। 6 मेडल में से 1 सिल्वर मेडल था और हमारा 5 ब्रॉन्ज मेडल था। इस बार अनफॉर्चुनेटली कोई भी गोल्ड हमारे हिस्से नहीं आया है। टोटल कितने एथलीट गए? तो टोटल 117 एथलीट गए थे, जिसमें से 70 मेल थे और 47 फीमेल थी, ठीक है।
हाँ, अब भारत का रैंकिंग क्या था, तो भारत का रैंकिंग था 71st रैंक पे इंडिया था। और फिर यूएसए, सब टॉप किसने किया, तो यूएसए ने टॉप किया 126 मेडल लाकर, जिसमें से 40 गोल्ड थे। सेकंड था चाइना और थर्ड था जापान जी। तो यही था। आप इसमें आंसर्स लिख सकते हो, इसको इन सब पॉइंट्स को यूज़ करके एक अच्छा इफेक्टिव आंसर लिख सकते हो। प्रीलिम्स में भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू।